मैं बात कर रहा हूं मोदी शाह की उस रणनीतिक जोड़ी की जिन्हें अपने अनलिमिटेड पावर पर गुरूर था। वो जोड़ी आज सदन के भीतर और सड़कों पर अपनी अब तक की सबसे करारी राजनीतिक शिकस्त का स्वाद चख रही है। बैक टू बैक ऐसे सदमे जो उन नेताओं को लगे हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों की टांग अड़ाकर दूसरों की पार्टियां तोड़कर उन्हें गिराने का तजुर्बा लिया था, लेकिन इस बार वो खुद औदे मुंह गिर गए हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में खड़े होकर राहुल गांधी ने इस सजी धजाई बिसात को सिर्फ एक ऐतिहासिक शब्द बोलकर पूरी तरह पलट कर रख दिया। इस शो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसके अंत तक आपको समझ में आएगा कि कैसे देश का राजनीतिक भूगोल और भविष्य एक लोक कथा यानी स्टोरी के गद्दार के नाम के डर से बच गया है। दिल्ली के ऐसे कमरों में सत्ताधारी नेताओं द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र को यानी मल्टी पार्टी सिस्टम को तहस नहस करने की एक बहुत बड़ी योजना बुनी गई थी। ये वो लोग हैं जिनके दफ्तरों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि आकर बैठ चुके हैं। उन्हें भी अब विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। कांग्रेस मुक्त तो महज एक नारा था, असली मकसद है देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को निगल लेना। बिल्कुल वैसे जैसे तृणमूल, शिवसेना और एनसीपी को अलग अलग राज्यों में तोड़ने और डराने का पूरा खेल चला है। इसी मास्टर प्लान के लिए लाया जाना है यह 2026 का नया डिलिमिटेशन बिल। ये वो बिल है जिसके सहारे सीटों की संख्या 850 यानी 850 के पार पहुंचनी है और दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, जिसने समझदारी दिखाते हुए जनसंख्या नियंत्रण किया, उसके राजनीतिक वजूद को रौंद कर हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल दिया जाना है। ऐसा बिल जिसमें इलेक्शन कमीशन जो 2023 के संशोधन के बाद कैसे काम कर रहा है हम सब जानते हैं, और डिलिमिटेशन कमिश्नरों को अनलिमिटेड पावर दी जाएंगी। और इस बिल को इस तरह ढाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल अंदाजी न कर सके। मतलब सत्ता पर एक चिर स्थायी कब्जा। सत्ता के इस निर्लज लालसा को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ का कॉर्पोरेट फंड, कुछ विधायकों सांसदों की सौदेबाजी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये गेम बड़ा था, मगर यहाँ दांव पलट गया। तमिलनाडु में डीएमके के सहारे रीजनल पार्टीज को ठिकाने लगाने का जो सपना पाला जा रहा था, उसे रोकने के लिए राहुल गांधी तमिलनाडु की जमीन पर उतरे। चेन्नई में खड़े होकर उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन की भी दुखती रग पर हाथ रखा, आगाह भी किया और केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की पोल भी खोल दी। ये कॉमन लीडर का बयान नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी ने चेन्नई में खड़े होकर बीजेपी और इस आरएसएस के पूरे नैरेटिव के खिलाफ जो बयान दिया है उसे मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। Anyone who supports the law that BJP is planning to introduce to redraw parliamentary constituencies is committing the greatest treason against Tamil Nadu। राहुल गांधी ने सीधा ऐलान कर दिया, जो भी पार्टी या नेता इस परिसीमन बिल में मोदी शाह का सपोर्ट करेगा वो तमिलनाडु और वहां की जनता से गद्दारी करेगा और इतिहास उसे 21वीं सदी के एटप्पन के रूप में याद रखेगा। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उछल कूद कर रहा होगा कि ये एटप्पन किस चिड़िया का नाम है, कौन है एटप्पन? तो इसे जानने के लिए हमें वापस इतिहास की गहराइयों में गोता लगाना होगा और मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सच्चाई देश की किसी भी बिक चुकी गोदी मीडिया या मुख्य धारा की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी। इतिहास की दर्दनाक कहानी है 1799 की। यह समय था वीर पांड्या कट्टबोम्मन का, जो पांचालम कुरुची के 47वें राजा और शुरुआती महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कर्नल के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया था, कभी टैक्स देने से समझौता नहीं किया। सितंबर 1799 की शुरुआत में अंग्रेजों की फौज, जिसे मेजर जॉन अलेक्जेंडर बैनरमैन लीड कर रहा था, उसने कट्टाबोम्मन के पांचालम कुरुची के किले पर भीषण तोपों से वार कर दिया था। एक बहुत भीषण युद्ध था, लेकिन जब कट्टाबोम्मन का गोला बारूद खत्म होने लगा तो सरेंडर करने के बजाय उन्होंने अपनी मातृभूमि को बचाते हुए जंगलों में जाकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ने का फैसला किया। अंग्रेज उनके पीछे लगे हुए थे, लेकिन कोई भी विदेशी आक्रांता इस देश में तब तक कामयाब नहीं हुआ है जब तक देश के अंदर के ही जयचंदों ने दगा न दिया हो। और कट्टाबोम्मन की कहानी का जयचंद था विजय राघवनाथ एटयापुरम, यानी वही जिसे लोग इतिहास में एटप्पन के नाम से धिक्कारते हैं। इस गद्दार एटप्पन ने अंग्रेजों के लिए जासूसी की। उसने चुपचाप उस जंगल के बारे में, उस ठिकाने के बारे में मेजर बैनरमैन को बता दिया जहां कट्टाबोम्मन छिपे हुए थे। अंग्रेजों ने कट्टाबोम्मन को घेर कर बंदी बना लिया। 16 अक्टूबर 1799 की वो मनहूस तारीख जब कट्टाबोम्मन ने अदालत में सर झुकाने और माफी मांगने के बजाय मरने को मंजूर किया।
अंग्रेजों ने कट्टा बोमन को कैथार के पुराने किले में इमली के पेड़ में सरेआम लटका कर फांसी दे दी थी। वीर पांड्या कट्टा बोमन हमेशा के लिए लोक गाथाओं में देवता और नायक बनकर अमर हो गए और ये टप्पन लोक संस्कृति, इतिहास और आज की कहानियों में भी गद्दार और सबसे नीच व्यक्ति के पर्याय के रूप में कलंकित होकर दर्ज हो गया। आज तक जब दक्षिण में कोई किसी की पीठ में छुरा भोंकता है उसे एटप्पन बुलाया जाता है। राहुल की राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक इतनी गहरी लगी है कि खुद एट्टायापुरम रियायत के 42वें कथित राजा और आज के एटप्पन वंशज तक को अगस्त 2026 में सोशल मीडिया पर आकर राहुल गांधी पर गुस्सा जाहिर करते हुए अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट दुनिया को दिखाना पड़ गया। तो जरा सोचिए, क्या आज की द्रविड़ राजनीति का दिग्गज नेता एम.के. स्टैलिन अब हिम्मत करेगा मोदी शाह का साथ देने की? क्योंकि अब वो जानते हैं कि अगर आज उन्होंने 2026 का डिलिमिटेशन बिल संसद में पारित होने दिया या वो एब्सटेन यानी वोटिंग से दूर भी हो गए, जैसा कि कभी एनडीए के खेमे में टीएमसी या दूसरे लोग करते थे, तो उन्हें सीधा 21वीं सदी का गद्दार एटप्पन करार दे दिया जाएगा। स्टालिन ही नहीं, यहाँ तक कि सुपरस्टार थलपति विजय जिन्होंने अभी राजनीति में एंट्री की है, उन्होंने भी खुले शब्दों में ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में डिलिमिटेशन का घातक प्रहार दक्षिण भारत स्वीकार नहीं करेगा। विजय ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ये परिसीमन दक्षिण का हक छीनेगा तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीधा संदेश था मोदी सरकार को इस आग से खेलने से भूल न करे। आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां राम और हिंदुत्व की लहर की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, वहां पर बीजेपी ने अपनी ऑपरेशन कमल और विधायकों की खरीद फरोख्त क्यों रोक दी? समाजवादी पार्टी को तोड़कर वहां से अलमारी क्यों रुक गई? मानसून सत्र के शुरू होने से पहले अखिलेश की पार्टी टूटने वाली अफवाहों ने अचानक दम क्यों तोड़ दिया? तो उसका कारण है वो गंदा कीचड़ जिसे उत्तर प्रदेश के नेता साफ करने में संघर्ष कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो देश भर का जेंजी और आम आवाम का आंदोलन उफान पर आया, वो साफ दिखा रहा था कि मौजूदा निजाम डूबता हुआ जहाज है। अब उस डूबे हुए जहाज पर बैठकर कोई भी नेता, कोई भी क्षेत्रीय दल अपना वोट बैंक और जमीर डुबोना नहीं चाहेगा। इसके साथ ही बीजेपी के हाथ बदलने की एक बड़ी वजह है राम मंदिर के चंदा चोरी में उनकी हो रही ऐतिहासिक फजियत। जिस राम के नाम पर देश को कई साल भावनात्मक रूप से भटकाया गया, आज उसी अयोध्या की पावन भूमि पर अगस्त 2026 तक की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि वहां की एसआईटी रिपोर्ट में भयंकर गबन, सुरक्षा में ढिलाई और चंदे की भारी धांधली उजागर हो चुकी है। जहां आम देशवासियों ने पाई जोड़ी, वहां ट्रस्ट के फंड से 7.9 करोड़ गायब हो जाने के भयंकर आरोप सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष लगातार 2 करोड़ की जमीन महज 15-20 मिनट के भीतर 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिए जाने जैसे खौफनाक जमीनी घोटालों का सवाल पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांगे कर रहा है। इन सब ने आज मोदी शाह और उनके पूरे इकोसिस्टम को बैकफुट पर धकेल कर डिफेंसिव मोड में ला दिया है। राम के नाम के बहाने किसने कब का किसका काम कर लिया, इसका सच सबके सामने उजागर हो रहा है। जब माहौल ही उनके विरोध हो जाए कि उनके पार्टी के लोग काले कारनामे छिपाने के लिए मजबूर हों, तो वहां कोई दूसरा कैसे आकर शामिल होगा? ये सारे खुलासे चंदा चोरी, भ्रष्टाचार और सत्ता में हेरफेर से जुड़े, जिन्हें वो कभी दुनिया भर में डंका बजाकर भुनाया करते थे। लेकिन सुनिए, हमें भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आगाह कर देना चाहिए कि सिर्फ द्रविड़ दलों को भाषण दे देना काफी नहीं है। राजनीति की इन अंधी खाइयों में कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कई ब्लैक शिप्स यानी भेड़ के खाल में भेड़िए छिपे हुए हैं। कई नेता बिना अपनी लीडरशिप को बताए सत्ता के दलालों से विदेशों तक जाकर चुप चुप डील करते हैं। अब वक्त है उन पर नजर रखने का। अब डीएमके की पूरी राजनीति चौपड़ पर इस 2026 की राजनीति का मास्टर की वो इकलौती पार्टी जो गेम चेंजर बनकर उभरेगी। तो जो सबसे जरूरी बात है, 5 अगस्त को शायद डिलिमिटेशन बिल आए, क्योंकि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये डिलिमिटेशन बिल आएगा या नहीं, इसके लिए राहुल गांधी ने तमिलनाडु की धरती पर जाकर जो ऐलान किया है वो कहीं न कहीं 27 सांसदों को सीधे खत्म करने वाला है। तो डीएमके के सांसद और पहले से ही सांसद जो कम पड़ रहे थे, अब बीजेपी का क्या होगा? क्या वो पुरानी तरह से फजियत करवाएगी और पूरे देश में अपना मजाक बनाएगी संसद में हार कर, या इस बिल को ही नहीं लाएगी? देखने वाली बात होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या डीएमके सपोर्ट करेगी और बीजेपी बिल लाएगी, या बिल लाने से बचेगी और अपनी फजियत करने से बचेगी? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।